हकीम शहजाद का अब सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। इसके पीछे कौन सा शख्स था जिसने उन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर किया? पहली बात तो ये थी कि मेरी एक खाला जो है वो दवाई लेने गई इनसे। वो जब दवाई लेके आई तो उसके बाद उनकी जो तबीयत है वो बिगड़ गई। वो जो पहली स्टेज का जो कैंसर था वो लास्ट स्टेज पे चला गया और फिर उसकी वीडियो जो है वो अपलोड कर दी। हकीम साहब के दवाखाने पे जो अद्वियात हैं उनका चेक होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं ये बात कर गया तो उसके बाद फिर उन्होंने एक तूफ़ान बदतमीज़ी की वीडियोस डालना शुरू की। एक वीडियो वायरल हुई उसकी एक मासूम बेटी की ना, उसने मेरा बाकायदा नाम लिया कि अंसर अंकल मैं आपसे अपने पापा की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, अल्लाह के वास्ते मेरे पापा को छुड़वा दे। आज ये जो वो घर गया बैठा है इसमें दो लोगों का सेहरा जाता है, एक उसकी बेटी का और एक उसकी वाइफ का। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, ये तो तमाम लोग जानते हैं कि हकीम शहजाद का अब सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, क्योंकि वो अपने मुंह से खुद इस चीज़ का इकरार कर चुके हैं और उनका जो मार्क था, सिंबल था, जो उनकी पहचान थी उनकी प्रोडक्ट्स की, लोहा पार, वो भी अब कहने के जनाब आइंदा के बाद मैं लोहा पार का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। लेकिन ये कोई भी नहीं जानता कि इसके पीछे कौन सा शख्स था जिसने उन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर किया, जिनकी वजह से उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, जिनकी वजह से उन्होंने अपना नाम अब हकीम लोहा पार से हकीम रेस्क्यू 112 रख दिया। उसके पीछे जो शख्सियत थी वो मेरे साथ यहाँ पर बैठी हुई है। निजी चैनल के ये सहाफ़ी हैं, अंसर आफ्ताब इनका नाम है। इनसे पूछेंगे जनाब कि इनका लोहा पार से क्या मसला था, कौन सी रंजिश थी जिसकी बिना पर जनाब इन्होंने लोहा पार के ऊपर इतने संगीन जो है कदम उठाया और बाद में खुद ही रहम खाकर उन्हें इस केस से बाहर भी निकाला। इन्होंने एफआईए में जो एफआईए के अंदर जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट करवाई उसी बेस के ऊपर जो है लोहा पार को उठाया गया और 25 दिन जनाब जो है वो अपनी फैमिली से दूर रहे। कहानी कैसे शुरू होती है, क्यों ये उनके दुश्मन बने और क्यों बाद में इनके दिल में उनके लिए रहम आया, सारी कहानी अंसर साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अंसर साहब, लोहा पार साहब तो वो शख्सियत थे कि जनाब कोई भी शख्स उन पे हाथ डालने से पहले 100 दफ़ा सोचता था, क्योंकि वो इस वक्त मुल्तान के क्या पाकिस्तान के एक स्टार बन चुके हैं। दुनिया भर में उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं। तो कहाँ से कहानी शुरू हुई, क्यों आप लोहा पार के इतने खिलाफ हो गए कि आपने सीधा एफआईए में जाके कंप्लेन दर्ज करवा दी कि जनाब इसे बंद किया जाए? पहली बात तो ये है कि इसके पीछे ना बैकग्राउंड में बहुत सारी बातें हैं जो अगर मैं बताना चाहूँगा तो वो काफ़ी सारा टाइम हो जाएगा, लेकिन आपको सीधा सीधा मैं बात बताता हूँ कि पहली बात तो ये थी कि मेरी एक खाला जो है वो दवाई लेने गई इनसे और दवाई जब लेके आई उनको कैंसर था, डायग्नोस हुआ पहली स्टेज पे। दवाई लेके आई तो 3 लाख रुपए इन्होंने डिमांड की और उनको इतना ब्रीफ किया कि यहाँ पर लोगों का इलाज जो है वो होता है और मुमकिन है। हकीम शहजाद साहब ने खुद किया? जी, हकीम शहजाद साहब ने खुद किया। 70,000 रुपये की पहले महीने दवाई दी, फिर दूसरे महीने 90,000 की, फिर तीसरे महीने 1,40,000 की, और ये कहा कि ये जो दवाइयाँ हैं मैं आपको दे रहा हूँ, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी। ये डॉक्टर्स तो ऐसे ही फजूल हैं, क्योंकि वो हर वक्त हर इदारे को, हर बंदे को ये समझता था कि लेट डाउन करता था। उसने सहाफ़ियों को भी लेट डाउन किया, उसने तमाम इदारों को लेट डाउन किया। तो डॉक्टर्स के हवाले से वो डॉक्टर्स को कहता था डाकदर। तो खैर वो जब दवाई लेके आई तो उसके बाद उनकी जो तबीयत है वो बिगड़ गई। वो जो पहली स्टेज का जो कैंसर था वो लास्ट स्टेज पे चला गया। इनके पास गए ये रिपोर्ट्स करवा के, तो इन्होंने बड़े मायूब अंदाज से उनको वहाँ से गालम गलोच करते हुए निकाला और फिर जो उनकी नफ़रत का स्टाइल था उससे उनको बाहर निकाला कि यही दवाइयाँ थी जो हम आपको दे चुके हैं और कोई दवाई नहीं है। और फिर उसकी वीडियो जो है वो अपलोड कर दी। सबसे पहले तो ये यहाँ से काम, यानी कि वो जो उनकी इंसल्ट कर रहा थे हकीम शहजाद साहब, जो आपकी खाला जान थी, कि उसकी वीडियो जो ऑफिस में लगी हुई थी अपने सीसीटीवी कैमरे में, वो इन्होंने बाद में अपलोड कर दी अपने टिकटॉक के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही किया। फिर उसके बाद वो अकाउंट भी हमने वो वीडियो निकाल ली, वो क्योंकि हमारी बेस थी वो हमने एफआईए को दी भी सही। फिर वो उनका जो अपना वो है अकाउंट वो बैन हो गया। पहला स्टेप ये था। फिर उसके बाद एक और खातून मिली, फिर और लोग बहुत सारे मिलते गए जिन्होंने कहा कि हम इसके दवाखाने पे गए, हमारी ये हालत हो गई है, हमारी ये रिपोर्ट्स हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, ये सिर्फ पैसे बटोरने के लिए वहाँ पे बैठे हुए। तो मैंने एक वीडियो डाली, उस वीडियो में जो पहला मेरा लफ्ज़ था कि मैं तमाम इदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ
कि इस हकीम साहब की जो इसका नाम है वो मैं नहीं लेता था, कि हकीम साहब के दवाखाने पे जो अद्वियात हैं उनका चेक होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं ये बात कर गया तो उसके बाद फिर उन्होंने एक तूफ़ान बदतमीज़ी की वीडियोस डालना शुरू की और लगातार डालना शुरू की। फिर मैंने देखा कि अब ये हमारी भी ये इज़्ज़त नहीं रख रहे और ये गालम गलोच पे उन्होंने ये कहा कि मैं ऐसे सहाफ़ियों के साथ ये करूँगा, ऐसे सहाफ़ियों के साथ ये करूँगा। तो कभी उन्होंने मुझे कहा ये लिफाफा सहाफ़ी है, कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा। तो मैंने उनको किसी बात पे जवाब नहीं दिया। आइन और कानून के मुताबिक मैं वीडियोस बनाता रहा और उस पे मैं ये कहता रहा कि आप ऐसी हरकत व सकरात छोड़ दें, क्योंकि हमारा अब उस वक्त एक माटो बन चुका था कि जो सोशल मीडिया पे गलत अल्फाज से गुफ्तगू करेगा या नाजेबा अंदाज से गुफ्तगू करेगा, हम उसका मुहासबा करेंगे। तो फिर मैंने ये वीडियोस का सिलसिला शुरू अच्छा किया। अंसर साहब, क्या खसत थी, जेलसी थी कि वो मैं भी मुल्तान का हूँ, वो भी मुल्तान का है, मैं एक पढ़ा लिखा सहाफ़ी हूँ, मैंने इतनी देर जो है इस इंडस्ट्री को दी है, मुझे तो बहुत ज़्यादा लोग जानते भी नहीं हैं, और उसे जुमा जुमा 8 दिन भी नहीं हुए वो टिकटॉक का स्टार बन चुका है, दुनिया भर में लोहा पार के नारे लगते हैं। क्या वो जेलसी थी, या वो जो आपकी खाला के साथ जो ज्यादती हुई थी वो आपने कहा यार नहीं, इसको बेनकाब करना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं पहली बात तो आपको बता दूं कि मैं मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी हूँ, मैं मुल्तान का रिहायशी हूँ ही नहीं, और वो शुजाबाद के रिहायशी हैं। जो पाकिस्तान भर से मरीज़ आते थे ना इनके पास, और उसके बाद वो जो अपने रोना रोते थे, तो हमें उनसे कोई मकसद है कि वो समझ नहीं आती थी कि हम इनको क्या जवाब दें। लेकिन जिस वक्त मेरी अपनी खाला वहाँ पे दवाई लेके आई और उनके साथ ये हुआ ना, वहाँ से फिर मैं शुरू हुआ, मैंने तो फिर उसको मैसेज दिया। तो ये हल्फन आप इकरार करते हैं, या आपके पास कोई एविडेंस है कि जनाब ऐसा हुआ? जो वीडियो जो फुटेजेस सामने आई हैं उसमें तमाम चीज़ों को उसने इकरार किया कि जनाब देखें जी, आप मैंने नहीं देने पैसे आपके, जाएं आपसे आप। बात यह है कि जो मैंने दिए हुए ना वीडियोस एफआईए को, मैंने जो जो अपनी एफआईआर में लिखवाया उसके एक एक लफ्ज़ की मेरे पास एविडेंसेस मौजूद हैं। वो मैं इकट्ठी करता गया, मैंने एक पूरी फ्लैश बना के दी है एफआईए को, और उन्होंने चेक की है। फिर उन्होंने फ्रांसिक करवाई है कि आया कि ये कहीं डबिंग तो नहीं हुई या इसके ऊपर कोई चीज़ और तो नहीं ऐड की गई। फिर उसके बाद उन्होंने अच्छा एफआईआर अंकल दी। साहब, ठीक हो गया जनाब के कैंसर की आपकी हाला जो थी, पेशेंट थी, इन्होंने मेडिसिन ठीक नहीं दी, तो लफ्ज़ लोहा पार से आपको इतना क्यों गुस्सा था कि आपने उनका ट्रेड मार्क जो था, जिससे दुनिया भर में लोग जानते थे, इनका बिजनेस चलता था, वो लफ्ज़ ही आपने उनसे छीन लिया कि वो बेचारे आज लोहा पार से रेस्क्यू 112 पर जो है वो मुंतकिल हो गए हैं? देखें बात यह है कि हमारे इस वसेब में ना, ये जो लोहा पहाड़ जो आप कह रहे हैं ना, लफ्ज़ लफ्ज़ सॉरी, ये लफ्ज़ मैंने मुंह से नहीं लेना था। ये जो आप हमारे इस वसेब में जो आप ये लफ्ज़ कह रहे हैं ना, ये इसको बड़ा मायूब समझा जाता है, इसको समझने की गाली समझा जाता है, इसको इतना गलत समझा जाता है, क्योंकि सराइकी जो लोग हैं ना उस वो समझते हैं इस बात को कि ये क्यों कह रहा है। ये जस्ट एक फेम हासिल करने के लिए इसने नाम रखा, और ये ऐसा नाम था जो कि इंतहाई गलीज़ अंदाज से रखा गया था, जिससे मुझे नफ़रत थी। और मैं कहता भी रहा कि मैं इसका नाम नहीं लूँगा, मैं इसका नाम नहीं लूँगा। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि हमारा जो ये एरिया है, हमारा जो वसेब है, ये इसको बड़ी अच्छी तरीके से जानता है कि ये लफ्ज़ क्या है। ये बड़ा मायूब सा लफ्ज़ समझा जाता है, जिसकी वजह से मुझे ये लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता था। सर साहब, सबसे पहले तो आपने हिम्मत दिखाई उनके खिलाफ स्टैंड लेने के लिए, आपने जनाब कोर्ट तिकड़ गए और इवन कि उनको हथकड़ियाँ भी लगवा दी, फिर अचानक दिल ऐसे नरम कैसे पड़ गया कि खुद ही उन्हें रिहाई भी दिलवाई? देखें बड़ी बात यह है कि जो बड़ी ज़ात है ना वो अल्लाह की है, और मुझे अल्लाह पाक की तरफ से ही हिम्मत हासिल है कि मैं किसी के सामने भी खड़ा हो जाऊं, गलत के सामने खड़ा हूँगा, सही के सामने कभी नहीं। जो गलत होगा उसके सामने खड़ा भी हो जाऊंगा और सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ा हूँगा। इसको अरेस्ट करवाया, इसको गिरफ्तार करवाया, इसका रिमांड दिया, इसका जो भी लोग कह रहे हैं, बल्कि ये कहना नहीं चाहिए कि सॉफ्टवेयर अपडेट वो हुआ है, अपने मुंह से खुद कह रहे वो हैं। खुद भी कह रहे हैं और हम भी कहते हैं कि हुआ है। हमने एक इंसान को राह रास्त पर लाने के लिए पूरी पूरी कोशिशें की हैं, क्योंकि इसको अल्लाह पाक ने एक नाम दिया था। मैं खुद एडमिट करता हूँ कि ये एक लोगों के लिए ब्रांड था, ब्रांड है, और ये ब्रांड रहेगा। उसकी वजह यह है कि इस बंदे की मकबूलियत बड़ी है। इस बंदे ने अपने आप को मकबूल बहुत करवाया, चाहे स्टंट खेल के करवाया, चाहे जिस तरह से भी करवाया। जो असल वजह थी इससे इसके साथ सुलह करने की या इसको बाहर निकलवानी थी, वो ये थी कि एफआईए में 2 मरतबा ये मुझसे मिला, 2 मरतबा मुझसे मिला और इसने मुझसे माफ़ी मांगी।
माफ़ी मांगने के बाद लोगों ने मुझ पे बातें करना शुरू कर दी कि इसने ये इसको छुड़वाएगा, पैसे लेगा। अच्छा अच्छा, आपकी किरदार कशी शुरू कर किरदार कशी शुरू कर दी। मैंने कहा अगर ये पैसे वाली बात है तो फिर इसको छुड़वा के दिखाएं। मैंने और रिमांड लिया, फिर उन्होंने ज़मानत के लिए अप्लाई किया, तो फिर मुझ पे इल्ज़ामात आने लगे। इसकी जो हवारी थे वो मुझ पे वीडियो यानी बनाने लगे। आपने अना का मसला बना लिया फिर कि अगर लोगों ने ये कहना है कि मेरे किरदार पे, तो मैं फिर एंड तक मैं भी लड़ूंगा। देखें, ये बात नहीं है, बात ये है कि ये मेरी अना उस वक्त है क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हूँ। मेरा छोटा सहाफ़ी भी सहाफ़ी है और बड़ा सहाफ़ी भी सहाफ़ी है, हमारे सारे एक जैसे हैं। इसने हमारी सहाफ़त पे उंगली उठाई है। इसने ये कहा था कि ये लिफाफा सहाफ़ी होते हैं, मैं इनकी तबीयत साफ़ कर दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप हमारी तबीयत साफ़ करें, हम आपके साथ चलते हैं, क्योंकि हम कानून जानते हैं, हम कानून की तरफ से आपके साथ तो मिलेंगे। फिर किस तरह 2 दफा उन्होंने आपसे माफी मांगी कोर्ट के अंदर, तब आपका दिल नहीं पिघला, तो फिर कैसे पिघल गया? वो ऐसे हुआ कि एक वीडियो वायरल हुई उसकी, एक मासूम बेटी की ना, उसने मेरा बाकायदा नाम लिया कि अंसर अंकल, मैं आपसे अपने पापा की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, अल्लाह के वास्ते मेरे पापा को छुड़वा दें। और उसने जो अरदास की मेरे सामने, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। जी जी, ये भी कहा जा रहा है कि इस वीडियो से पहले हकीम लोहापार साहब की फैमिली जो है, सॉरी लोहापार नाम है, हकीम रेस्क्यू 1 में 2 की फैमिली ने बकायदा आपके घर विजिट भी किया, लेकिन आपने मुलाकात से इनकार कर दिया। उस वक्त अगर आपका जहन क्या नहीं बदला था? नहीं, ये मेरे घर नहीं आए, ये मेरे एक दोस्त हैं, उनके डेरे पे जाके इन्होंने मुझे बुलवाने की कोशिश की। तो मैंने ये कहा कि मैं किसी जगह पे आपको मिलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे इस बात का पता था कि अगर मैं इनके साथ अगर आके ठहर भी जाता ना, तो ये ऐसी ऐसे स्टाइल से वीडियोस बनाते हैं, किसी के बाप को भी पता नहीं चलता कि ये वीडियो कैसे बना रहे हैं। मैंने इनको कहा, जो बात आपने मुझसे करनी है एफआईए के दफ्तर में आके करें, जो बात आपने मुझसे करनी है आए उसमें अपना वकील के चैम्बर में आके बात करें, नहीं तो अदालत में आके बात करें, जहाँ पर मुझे पता था कि ये कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं भी इनको उसी अंदाज से मिलता रहा हूँ। मुझे थ्रेट्स आते रहे कि तुझे ये कर देंगे, तुझे वो कर देंगे, और मैं अकेला मुजफ्फरगढ़ से निकलता था। मैं कहता था कि आए, आप जो कुछ करना चाहते हैं करें। मैं सहाफ़ी हूँ, मैंने आज तक, मेरा एक रिकॉर्ड है, 18 साल से सहाफ़त करता आ रहा हूँ कि मैं गरीब के साथ खड़ा हुआ हूँ। अगर कोई शख्स मुझे ये कह दे कि आपने किसी खबर की वजह से या किसी वजह से आपने किसी को ब्लैकमेल किया है, मैं अपना शहर छोड़ के यहाँ से चला जाऊँगा। साहब, यानी कि उनकी अगर बेटी जो है अगर वीडियो अपलोड ना करती, तो शायद आज लोहापार भी बाहर ना होते, आपका दिल ना पिघलता। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर उनकी बेटी वीडियो ना डालती तो शायद मैं बिल्कुल ना पिघलता, और मैं कहता कि ठीक है, ये अब अरेस्ट तो वैसे ही था, फिर मैं इसके केस ट्रायल करवाता और चलते रहते। फिर इसकी मिसिज ने, जो कि इसकी बड़ी बीवी हैं, वो उसने आके जब ये लफ्ज़ कहा कि आप मेरे भाई हैं, जब उन्होंने मुझे भाई कहा तो मैंने खड़े होकर उनके सर पे हाथ रखा और उनको ये बावर करवाया कि हम जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, हम बहनों की, बेटियों की और माओं की इज़्ज़त करना जानते हैं और करवाना भी जानते हैं। आपके शौहर ने गालियाँ दी, हमने नहीं दी। आपके शौहर ने गालियाँ दी हैं, हमने उसको उसका जवाब दिया है। और उसके बाद मैंने ये भी कहा कि आप ठीक है, अपने शौहर से पूछ लें, जो इसने मायूब सा लफ्ज़ लिखा हुआ है ये नहीं साथ लगाएगा, किसी खातून की वीडियो अपलोड नहीं करेगा, किसी भी शख्स को नाजेबा अल्फाज के साथ गालम गलोच नहीं करेगा। मैं आपके साथ हूँ, अगर ये ऐसा नहीं करेगा आपके साथ भी खड़ा हूँगा और आपकी हिमायत में जो कुछ कर सकता हूँ वो भी करूँगा। उनकी बेगम साहबा ने क्या कहा? क्या मैं जमानत देती हूँ, मैं गारंटी देती हूँ कि लोहापार साहब, हकीम शहजाद साहब बाहर आने के बाद बदल जाएंगे, बिल्कुल वो ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे जो मयूब सा है? बिल्कुल उन्होंने गारंटी दी, और मैं ये समझता हूँ कि उसकी जो खातून है, बड़ी बीवी है, ये फरिश्ता सिफ्त औरत है कि पर्दे की सूरत में भी उसने वकला के साथ और अदालत में, एफआईए के दफ्तर, पुलिस वालों के साथ, जेल की तरफ उसने बड़ी मर्दों की तरह फ़ाइट की। और उसके फ़ाइट में मैं समझता हूँ कि आज ये जो वो घर गया बैठा है, इसमें 2 लोगों का सेहरा जाता है, एक उसकी बेटी का और एक उसकी वाइफ का। अगर ये मेरे सामने ना आते तो शायद कभी मैं मौम ना अंसर होता। साहब, जब रिहाई हुई है हकीम साहब की, तो गुफ्तगू तो आपके साथ हुई होगी, उनके चेहरे पर वो मलाल नज़र आया आपको कि यार ये बंदा जो है, इसको शर्मिंदगी है, इसने जो जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, क्या उसको था, उसको एहसास था? देखिए, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है और मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि जब वो रिहा हुआ है, उस वक्त तो नहीं, खैर मैंने वीडियोस देखी कि हज़ारों लोग उसको लेने के लिए आए हुए थे। फिर मैंने ये सोचा कि ये लोग भी तो हैं जो इससे मोहब्बत करने वाले हैं। इन इन लोगों के दिलों में भी तो इसकी कोई ना कोई जगह है।
फिर मेरी कल जो है टेलीफोनिकली बात हुई, उनके भाई ने, हकीम शहजाद के भाई ने मेरी बात करवाई, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब ये शख्स जो है मुकम्मल तौर पे चेंज हो गया। अगर ये चेंज रहा तो मेरा ये वादा है, आपके इस चैनल के तवज्जुह से मैं ये पैगाम देता हूँ कि ऐसे लोगों की जो गलती करें और फिर उसको एडमिट करें और अल्लाह की राह पर गामजन हो जाएं, उन लोगों का साथ मैं दूंगा, मेरे दोस्त देंगे। जो हमने एक टीम बनाई हुई है कि नाजेबा अल्फाज के साथ जो गुफ्तगू करेगा, ये गलत वीडियो बनाएगा, उसका हम मुहासबा कर रहे हैं, वो टीम भी इसके साथ खड़ी होगी। तो आप दोबारा तो परस्यू नहीं करेंगे आप इस केस को? देखें, जो एक कानून के मुताबिक चालान उसका सबमिट होना है, चालान में जो मुझे कानून कहेगा या जहां कानून की तरफ से मैं उसको कोई रिलीफ दे सकता हूं, मैं दूंगा। और इसलिए दूंगा कि अगर उसके लोग जो इसको लेके गए थे और उनकी आंखों में से आंसू थे, इसका मकसद है कि ये इंसान बन गया है और इसमें कोई ना कोई इंसानियत वाली बात ज़रूर है, इसलिए साथ दूंगा। जी नाज़रीन, अंसर आफ्ताब साहब की मुकम्मल गुफ्तगू आपने सुनी। जिस तरह इन्होंने जनाब हकीम शहजाद साहब को बताया कि जनाब ज़िंदगी क्या है, तुम किस राह पर चल रहे थे और ज़िंदगी किस राह पर तुम्हें चलानी चाहिए, इस राह पर आओ। आप वो हकीम शहजाद जो आपको 25 दिन पहले नज़र आता था, और वो हकीम शहजाद जो अब आपको अब सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा है, उसके पीछे सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात है जिन्होंने जनाब उन्हें सीधी राह दिखाई, और उसके बाद अंसर साहब को क्रेडिट जाता है कि जो उन्हें राह रास्त पर लेके आए। अंसर साहब, मुलाकात तो आपकी नहीं होनी या होगी इंशाल्लाह, कोई पैगाम देना चाहते हैं यहाँ पे हकीम साहब को दे दें? जी बिल्कुल, हकीम साहब को पैगाम है, बल्कि हकीम साहब के साथ जो बहुत सारी एक टीम बनी हुई है जो कि नाजेबा गुफ्तगू करती थी, उनको भी ये पैगाम है कि देखें, हकीम साहब एक इस इलाके का बहुत बड़ा फेमस आदमी था, उसके साथ अगर ऐसे हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। खुदारा गलत वीडियोज़ ना बनाया करें, गलत बातें ना किया करें। ये सोशल मीडिया हमारे एडल्ट्स देखते हैं, हमारी बहनें देखती हैं, हमारी माएँ देखती हैं, हमारी बेटियाँ देखती हैं। ये इसमें एक ऐसा काम कर जाएं कि आपके कोई एक लफ्ज़ इनके दिल में घर कर जाए, तो आपने वो तबलीग वाला काम किया। और हकीम शहजाद अब मैं ये समझता हूँ कि ऐसा ही करेगा। जी नाज़रीन, ये बताइए, अंसर साहब का जो कदम इन्होंने उठाया, क्या बिल्कुल ठीक उठाया? क्या इन्होंने हकीम शहजाद साहब की ज़िंदगी में जो तब्दीली लाए, क्या वो बिल्कुल ठीक लेके आए? कमेंट सेक्शन में आप हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।